सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं रेशियो प्रोपोर्शन का क्लास नंबर 7। ओके, सो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने क्लास नंबर अराउंड 4-5 से शुरू करते हुए लास्ट कुछ क्लासेस वेयर सोनली बेस्ड ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग। ज़्यादा हमने कुछ कंसेप्ट वगैरह डिस्कस नहीं किया था। मतलब क्वेश्चंस करते करते जो कंसेप्ट डिस्कस किया था वही था, अदरवाइज हमने ऐसे कंसेप्ट इतना डिस्कस नहीं किया था। सब कुछ हम लोग प्रैक्टिस ही कर रहे थे। तो आज का सेशन भी ऐसा सेशन रहेगा जिसमें हम लोग क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सो हर एक क्वेश्चन में 1-1.5 मिनट करके मैं आप लोगों को दूंगा सोचने के लिए, तो आप लोग सोचो, ठीक है, ट्राई करो। डोंट वरी अबाउट कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है करके, बिकॉज आज के क्लास के कुछ क्वेश्चंस आप ऐसा मान सकते हो कि जो क्लरिकल मेंस के भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे परसेंटेज में मैंने मेंस का क्लास एकदम अलग करवाया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैं थोड़ा अलग स्ट्रेटेजी के साथ क्लासेस करवा रहा हूँ। क्लासेस के बीच में ही मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस क्लरिकल मेंस वाले क्वेश्चंस को ले रहा हूँ, ठीक है, ना कि मैं एक अलग सेशन करवाने वाला हूँ। तो सोचो आप कैसे करोगे क्वेश्चन को। ओके, चलो देखते हैं। तो क्या बोला गया है, सीमा हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन द डिनोमिनेशन ऑफ ₹10, ₹50 and ₹200 notes in the ratio of 1.5x, x and x plus 5, ठीक है। अच्छा, तो उसके पास क्या क्या है, 10 रुपए के नोट हैं, 50 रुपए के नोट है या कॉइन्स है जो भी है, एंड 200 रुपए के नोट भी है। और किस रेशियो में है, 1.5x is to x is to x प्लस 5। अच्छा, अब सी यहां पे तो प्लस माइनस वाला फंडा आ गया, बट इसको हम लोग ना थोड़ा सही करके लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं इन दोनों का रेशियो लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, 15/10x is to x, जहां पे मैं x और x काट दूंगा, इसको मैं 5 से काटूंगा तो ये 3/2 हो जाएगा, और फिर 2 इधर चला जाएगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3:2, ठीक है। समझ में आया? ओके, समझ में आया? बताओ, कुछ डाउट है? क्लियर है? मतलब सच में क्लियर है ना? ओके, तो अब इसको तो मैंने 3:2 लिख दिया, इसको तो मैं कुछ लिख नहीं सकता ना, बिकॉज आई कैन नॉट कट इट। वाई? क्योंकि यहाँ पे तो प्लस है ना। जब इनटू में था चीजें तो हमने कट कर दिया था, बट क्योंकि यहाँ पे प्लस में है तो हम लोग कैंसिल आउट नहीं कर सकते इसको, तो इसको फिर ऐसा ही रहने दो। या फिर आप इसको ऐसा पकड़ लो कि इसको आप ले लो, ये हो गया 3a, ये हो गया 2a, अब इसको तो कुछ लिया नहीं है हमने, तो इसको हम लोग b ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा मान सकते हो इसको, क्योंकि हम लोग लेते थे ना ऐसा बचपन में कि लेट द एज ऑफ राम एंड श्याम बी 3:2, तो 3x और 2x, तो वैसा करके x नहीं लिया, x तो पहले ही था, तो 3a 2a, और इसका तो इनके साथ कुछ कनेक्शन मिला नहीं, इसलिए इसको हमने क्या ले लिया, b ले लिया, राइट। ओके, अच्छा, तो अब मेरे पास टोटल पैसा कितना आ जाएगा, देखो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा। 10 रुपए का नोट कितना सारा है, 3a, तो 3a इज ए नंबर, राइट, 3a इज ए नंबर, तो 3a अमाउंट के नोट्स मेरे पास कितने हैं, सॉरी 10 रुपए के नोट्स मेरे पास कितने हैं, 3a है, तो 10 इंटू 3a तो क्या हो जाएगा, 30a, ये हो जाएगा 100a, ये हो जाएगा 200b। तो ये हो गया मेरा टोटल वैल्यू। अगर किसी को बोल पता करना है कि टोटल वैल्यू कितना होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये ऐसा होगा। ओके, आगे क्या बोला है, द नंबर ऑफ 10 रुपी कॉइन्स इज
4 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये तो एक अलग चीज है, इसको तो यहाँ पे हम लोग डाल ही नहीं सकते कि 10 रुपए का जो कॉइन है वो 4 इंटू एक्स प्लस 1 है, ठीक है, तो वो बाद में निकलेगा। अच्छा, एंड 83.33% ऑफ द टोटल अमाउंट इज इन द फॉर्म ऑफ रुपीज 200। अब समझो, जितना टोटल अमाउंट है मेरे पास, ठीक है, जितना टोटल अमाउंट है उस अमाउंट का 83.33% यानी कितना, 5/6 इज इन द फॉर्म ऑफ 200 रुपी नोट्स, ठीक है, यानी 6 भाग का 5 भाग तो 200 रुपी नोट्स वाला वैल्यू है। समझो, 200 रुपी नोट्स का नंबर नहीं है, वैल्यू है। समझ में आ रहा है, एक होता है नंबर, एक होता है वैल्यू। यहां पे बोला है कि मेरे पास टोटल जितना अमाउंट है उस अमाउंट का 5/6 करूं तो जितना वैल्यू आएगा वो वैल्यू केवल कौन से नोट्स के जरिए मिल रहा है मुझे, 200 रुपी नोट्स के जरिए वो वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो हमको तो पता ही है 200 रुपी नोट्स के जरिए मुझे कौन सा वैल्यू मिल रहा है, 200B, ठीक है, ओके। तो ये रेशियो में लिख सकता हूं, तो 6 भाग का 5 भाग अगर 200 रुपी नोट से मिल रहा है तो बाकी एक भाग किससे मिलेगा, इन दोनों से, ठीक है। तो इन दोनों से टोटल कितना पैसा मिल रहा है, 130A। तो 10 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोट से मुझे जो पैसा मिल रहा है दैट इज 130। 200 के नोट से मुझे जो पैसा मिल रहा है दैट इज 200B, ठीक है। तो हाँ, स्विंग थोड़ा कम कर देना सर। ओके, सो 10 रुपए और 50 रुपए के नोट से जो हमको वैल्यू मिल रहा है दैट वैल्यू इज 130 है, और 200 रुपए के नोट से जो हमको वैल्यू मिल रहा है दैट वैल्यू इज 200A, सॉरी B। अब मुझे पता है कि 6 भाग में से 5 भाग तो इसका है और बाकी इसका एक भाग है, इसीलिए तो टोटल 6 भाग है ना। तो टोटल 6 भाग के वैल्यू में से 5 भाग है जो 200 रुपए के नोट से मुझे मिल रहा है और एक भाग है जो इन दोनों से मिल रहा है। तो यहां पे A और B का एक रिलेशन आ जाएगा, A/B, ये 20 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा। तो अब देखते हैं ये क्या निकल करके आ रहा है। A है 4, तो 12:8:13, ठीक है। यानी 10 रुपी नोट, 50 रुपी नोट और 200 रुपी नोट का जो रेशियो है वो एक्चुअल रेशियो कितना निकल करके आ रहा है, 12:8:9। एक्चुअल रेशियो है कि नहीं हम लोग चेक करेंगे, हाँ एक्चुअल नहीं भी हो सकता है। अब देखो इन दोनों रेशियो में कितने का गैप है, 5 का गैप है। अभी जो हमारा रेशियो आया इसमें कितने का गैप है, 5 का गैप है। यानी ये रेशियो एग्जैक्ट ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। यानी यहां पे x है मिडिल में और यहां पे क्या है, यानी x का वैल्यू 8 ही x है और x ही 8 है, ठीक है। तो अगर x का वैल्यू 8 है, यहां से मुझे पता चल गया कि x का वैल्यू 8 है। अगर x का वैल्यू 8 है तो 10 रुपए के कॉइन्स कितने हैं मेरे पास आ जाएंगे। 10 रुपए के कॉइन्स कितने, देखो द नंबर ऑफ ₹10 कॉइन इज 4 इंटू एक्स प्लस 1, 4 इंटू एक्स प्लस 1। तो x से 8 प्लस 1 कितना, 9 इंटू 4 36। सो दिस इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 10 रुपी कॉइन्स। अब मैं रेशियो ये फिर से लिखता हूं, हाँ, ₹10, ₹20, सॉरी 50 और ₹200। इसका रेशियो हमारा कितना आया था, 12:8:13। तो ₹10 का रेशियो है 12 रेशियोज, 8 रेशियोज, 13 रेशियोज, बट एक्चुअली में इसका वैल्यू कितना है
36 रुपीज 10 का कॉइन्स कितना नंबर है 36 है। तो अगर ये 36 है तो 12 इंटू 3 हो रहा है, तो ये कितना होगा 24 होगा, ये कितना होगा 39 होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं कि कितना वैल्यू आने वाला है। देख लो 36 कॉइन्स है 10 का, तो कितना आ जाएगा 360। 24 कॉइन्स है 50 रुपए का, कितना आएगा बताओ। 24 कॉइन्स है 50 रुपए का, कितना आएगा। ऐसा सोचो ना, दिमाग लगाओ, इसको आधा कर दो और इसको डबल कर दो, तो 12 कॉइन से 100 रुपए का, समझ में आ रहा है ना। 50 টাকার 24টা कॉइन इज इक्वल टू 100 টাকার 12টা कॉइन, समझ में आ रहा है। 50 रुपए का 24 कॉइन और 100 रुपए का 12 कॉइन इज सेम, तो कितना हो जाएगा 1200। और 200 रुपए का नोट है कितना, या कॉइन है 39, तो इसका डबल हो जाएगा ना। तो देख लो यहां पे कितना आ रहा है 7,800 प्लस 1,200, ये हो गया 9,000, 9,360। ठीक है, क्वेश्चन बहुत गजब है, गजबे क्वेश्चन है। तो चलो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, सब लोग सुन लो आराम से। ठीक है, मैं और बोर्ड में जाके एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप सबने आराम से सुन ही लिया होगा, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया आ चुका है। एक बार देख लो कि ₹10, 50 और 200 का हमारे पास नोट्स था या कॉइन्स था। हमने इनिशियली रेशियो लिखा जो कि दिया हुआ है 1.5x इज टू x प्लस 5, राइट। उसके बाद हमको पता था कि यही से रेशियो निकल सकता है, यहां से तो रेशियो नहीं निकल सकता क्योंकि ये प्लस में है। ठीक है, तो इसको फिर हमने थोड़ा सा एडजस्ट करके क्या लिखा 3:2, बट ये तो छूट रहा था, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको 3a और 2a मान लिया और इसको b मान लिया, कुछ एक अलग लेटर मान लिया। तो ₹10 से मुझे कितना वैल्यू मिल रहा है 30a, और यहां से मुझे कितना वैल्यू मिल रहा है 100 है, और यहां से मिल रहा है 200b। ठीक है, हालांकि ये हमको इतना कुछ और बाद में काम में आया नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने तो वो वैल्यू निकाल ही लिया था। तो एनीवेज उसके बाद हमारे पास ये इंफॉर्मेशन था कि पूरे पैसे का जितना भी पैसा है, समझो प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, जितना भी कॉइन्स है ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जितना भी पैसा है, मतलब पैसा इन द सेंस जितना भी मनी है, अमाउंट जितना है, जितना भी अमाउंट है उस अमाउंट का 6 भाग का 5 भाग 200 रुपए वाले नोट से आया हुआ है, और बाकी एक भाग 10 और 50 रुपए वाले नोट से आया हुआ है। तो 10 और 50 रुपए वाले नोट से कितना पैसा मुझे मिला 130a, और यहां से 200b, तो वो मैंने रेशियो लिख लिया, वहां से a और b निकाल लिया, a और b यहां पे बैठाने से ये वाला आता है। अब ये ओरिजिनल रेशियो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट हमको ये चीज चेक करके देखना है फ्रॉम द गिवन रेशियो। गिवन रेशियो में इन दोनों से अगर आप देखोगे गैप है 5, तो इसमें भी 5 है, यानी ये परफेक्ट रेशियो है। यहाँ पे मिडिल में x है, यहाँ पे मिडिल में 8 है, यानी x का वैल्यू क्या है 8 है। और अगर x का वैल्यू 8 है तो यहाँ पे जो हिंट दिया हुआ था 10 रुपए का कॉइन्स 36 है, तो रेशियो के साथ मैच कर दो, इसका रेशियो 12 है, 12 माने 36 है, यानी इंटू 3, तो ये 24 होगा, ये 39 होगा। फिर जितना जितना कॉइन्स है उतना उतना डिनोमिनेशन से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल मनी निकल करके आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत सही है, अच्छी क्लास में सारा एकदम झकास क्वेश्चन ही है।
चलो देखते हैं क्या है। नित्या हैज सम रुपीज 50 रुपीज 100 एंड रुपीज 200 नोट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:2, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ऑल्सो व्हेन शी स्पेंड्स रुपीज एक्स वर्थ ऑफ 200 रुपी नोट। इसका मीनिंग समझ में आया सबको? बताओ, तुम बताओ तुम। When she spends rupees X worth of 200 rupee notes, मतलब जब वो कुछ पैसा खर्च करती है 200 रुपए वाले नोट से, एग्जैक्टली, ठीक है, 200 रुपए वाले नोट से, देन शी विल बी लेफ्ट विथ अ टोटल ऑफ 270 नोट। तो जितना पैसा खर्चा किया है, यानी कुछ नोट्स उसने ऑलरेडी खर्चा कर लिया है, और नोट खर्चा करने के बाद उसके पास कितना नोट बचा हुआ है? 270 बचा हुआ है। समझ में आ गया सबको? ठीक है। तो क्या हम लोग टोटल नोट्स निकाल सकते हैं यहां से कहीं से? मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अ बिट ऑफ एक्सप्रेशन सोच सकते हैं। मान लो उसने, एक एग्जांपल, मान लो उसने 1000 रुपए खर्चा किया, इस एक्स का वैल्यू 1000 है, मान लो उसने 1000 रुपए खर्चा किया 200 रुपए वाले नोट का, तो कितना नोट खर्चा किया? 5 नोट, और उसके पास फिर भी कितना बचा? यानी पहले कितना नोट था? 275। अब ये 1000 तो है नहीं, बट आपने 5 कैसे आंसर बताया? 1000 डिवाइडेड बाई 200, तब जाके 5 आया। तो वही करना है, x डिवाइडेड बाई 200, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं टोटल नोट्स का एक एक्सप्रेशन लिखना चाहूं तो मैं ऐसे जरूर लिख सकता हूं कि जितना भी खर्चा हुआ प्लस 270। अब खर्चा कितना हुआ भाई? खर्चा हुआ मेरा x, और ये सारा 200 रुपए के नोट से हुआ, तो x बाई 200 करने से नंबर ऑफ नोट्स निकल जाएगा। इजंट इट क्लियर? बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा है सबको? अगर मैं 2000 रुपए खर्च करता हूं, यानी 2000 बाई 210 नोट है, ठीक है। तो ये है टोटल नंबर ऑफ नोट्स, ये है टोटल नंबर ऑफ नोट्स, ठीक है, टी। अच्छा, ये एक सिचुएशन था। दूसरा सिचुएशन ये है, इफ शी स्पेंड्स रुपीज एक्स वर्थ ऑफ 50 रुपी नोट्स, शी विल बी लेफ्ट विथ 60% ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ नोट्स। इसका मतलब समझो, अगर वो 50 रुपए वाले नोट से खर्चा करती है, ठीक है, तो उसके पास 60% नोट्स रह जाता है, यानी उसने जितना खर्चा किया वो 40% है। समझ में आ रहा है? पीछे तुम लोगों को समझ में आ रहा है? क्लियर? तो अब बताओ, सेम एक्सप्रेशन होगा ना? अगर उसने x रुपीस खर्चा किया और 50 रुपए के नोट को ही खर्चा किया, तो कितना नोट खर्चा किया? x बाई 50। दिस मेनी नंबर ऑफ नोट्स he had spent, right? This many number of notes he had spent, and spend करने के बाद कितना बच रहा है उसके पास? 60% ऑफ द टोटल, यानी स्पेंड जो किया वो कितना होगा? ऑफ द टोटल, ओरिजिनल यानी टोटल, ठीक है। एंड हमारे पास टोटल का वैल्यू है, टोटल कितना है भाई? बस अब इसको सॉल्व करना है हमको, सॉल्व करके आंसर निकालना है। x बाई 50, अब ये देखो, ये तो 2/5 होता है, 2/5 इंटू एक्स बाई 200 प्लस 2/5 इंटू 270। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। देख लो एक बार, यहाँ पे ये 100 हो जाएगा, तो x बाई कितना आ गया? x बाई 500 आ रहा है। अच्छा, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 500 है,
तो मैं चाहता हूँ ना इधर ऊपर एक 10 मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे एक 0 बैठा दूं, ये भी मैं उसी रूप में लाना चाहता हूँ, सो दैट हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ऊपर एक 10 मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी एक 10 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया 10x बाई 500 आ गया। अब देखो ये वाला पार्ट तो इस साइड आके माइनस होगा कि नहीं बताओ, होगा, तो 10x बाई 500 माइनस x बाई 500, तो आंसर आ जाएगा 9x बाई 500, इजंट इट। अब अगर मैं 500 नहीं मैच अप करता तो इतना इजीली ये आता नहीं आता, ठीक है। तो 2 इंटू या फिर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है 540 आएगा। नहीं चाहिए 5 से कट करना ना, देखो कैलकुलेशन हमेशा ऐसा करो कि आपको खुद के दिमाग में लोड कम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 9 से मैं इसको काटूंगा तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। मैं 5 से इसको काटूंगा तो ये 100 हो जाएगा, और 100 इधर मल्टीप्लाई होगा तो x का वैल्यू 6000 आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितना होगा फिर 6000 बाई 200 प्लस 270 करके बताओ। सिक्स थाउजेंड बाई 200, एक्स का वैल्यू कहां बैठाना है भाई, प्लस कर रहे हो। 300 नोट्स है। अच्छा, फाइंड द टोटल अमाउंट विथ नित्या। तो 300 नोट्स किस रेशियो में डिवाइड किया गया है, ये तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही है। 300 नोट्स किस रेशियो में, इस रेशियो में। टोटल कितना भाग है बताओ, रेशियो तो पढ़ाया गया है आप लोगों को, टोटल कितना भाग है यहाँ पे, नहीं नहीं, तीन तीन पार्ट में तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, भाग कितना है टोटल, टोटल 5 भाग है ना, 2, 1 और पार्ट्स, टोटल रेशियोज, तो टोटल कितना भाग है 5 भाग है, ठीक है। तो 5 भाग का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये टोटल 5 भाग का ही तो वैल्यू है ना, 5 भाग का वैल्यू 300 हुआ, थोड़ा ऑरेली करो यार, बच्चे नहीं हो अभी। 5 भाग का वैल्यू अगर 300 है तो 1 भाग का वैल्यू कितना होगा, 5 चॉकलेट का दाम अगर 300 रुपए है तो 1 चॉकलेट का दाम कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। तो अगर 1 का वैल्यू 60 है, 2 का वैल्यू कितना आएगा, यानी 50 रुपए का नोट कितना है 120, 100 रुपए का नोट है 60, 200 रुपए का नोट है 120, तो मल्टीप्लाई करते हैं, निकालते हैं कितना पैसा है 50 इंटू, अच्छा 5 इंटू 12 कितना होता है 60, और 00 6000, 100 इंटू 6 कितना, 60 कितना होगा 6000, और 200 इंटू 2 इंटू 12 कितना होता है, ठीक है। तो एक एक लाइन पढ़ो एंड देन आराम से सॉल्व करो। हाँ, 25 मिनट हो गया है, 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, टाइम लगेगा थोड़ा, हैव सम पेशेंस, क्योंकि ये सब क्वेश्चन से एक्चुअली थोड़ा दिमाग खुलता है, अब डिफरेंट एंगल में सोचना सीखते हो। चलो नेक्स्ट, ठीक है, समझ में तो है ना इस क्वेश्चन में क्या हुआ, हमने पहले टोटल निकाल के रख दिया कि टोटल को किसी रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख लिया, फिर जो 50 रुपीज से जो जितना खर्चा हुआ था वो नोट निकाला,
तो वो ये खर्चा करने के बाद, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, ये खर्चा करने के बाद 60% बच जाता है, यानी जो खर्चा हुआ वो कितना था, 40% था। ठीक है, नेक्स्ट। ये आसान है यार, जल्दी करो। अमन डिस्ट्रीब्यूटेड x प्लस 30% ऑफ हिज इनकम अमॉन्ग हिज 3 किड्स, जो भी दिया हुआ है, इन द रेशियो समथिंग, देन ही डिस्ट्रीब्यूटेड x% ऑफ हिज इनकम अमॉन्ग दिस इन द रेशियो दिस, if he is left with 22% of his income, what is the ratio of p and q? उसने कितनी बार डिस्ट्रीब्यूट किया बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन कितनी बार किया, 2 बार किया, और डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद कितना पैसा बच रहा है, बच रहा है ना, आई मीन 22% उसका सेविंग्स जैसा है। सेविंग्स क्या मतलब, इज लेफ्ट विथ हिम। तो अगर मैं किसी भी इंसान के पैसे को 100% मानता हूं, राइट, और उसमें से 22% बच जाता है, यानी खर्चा कितना हुआ, 78%। तो उसने फर्स्ट फेज में कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, 30%। सेकंड फेज में कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए, हाँ, तो वो कितना होना चाहिए, इक्वल टू, ये तो समझ में आ गया, एक्सप्रेशन बोल रहे हो आप, दैट इज इक्वल टू व्हाट परसेंटेज, क्यों 100 होगा, 20%, 22% तो बच जाता है ना उसके पास, 78%, एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो यही बस यहां पे था कि अगर किसी इंसान के पास 100% है तो उसके पास 22% तो बच ही रहा है, यानी वो डिस्ट्रीब्यूट कितना कर रहा है भाई, डिस्ट्रीब्यूट कितना कर रहा है, 78। और एक्चुअली में उसने डिस्ट्रीब्यूट कितना किया, ट्वाइस एक्स प्लस 30% डिस्ट्रीब्यूट किया। समझ में आया कि नहीं सबको, बताओ, किसी को भी समझ में नहीं आया ना से पूछो, क्लियर है, बस अभी निकाल लो एक्स का वैल्यू, परसेंट और नहीं चाहिए, चलो 24, ठीक है, ओके। तो x का वैल्यू 24 है, यानी अब हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन पूरा पूरा करते हैं। देखो, पहले पार्ट में उसने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, नहीं नहीं 24 होगा ना, हाँ। तो पहले पार्ट में उसने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, 54%। किस रेशियो में किया, किसको कितना मिला बाद में देखेंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट पार्ट में उसने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, x%, x% यानी तो 24। ठीक है, अब देख लो फाइनल क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ पी एन क्यू। तो पी क्यू को कितना हिस्सा मिल रहा है, देखो कितना हिस्सा मिल रहा है, पी क्यू को कितना हिस्सा मिल रहा है, टोटल बताओ, 4 हिस्सा मिल रहा है आउट ऑफ 12। तो 12 भाग में से 4 भाग मिल रहा है उसको, किस वैल्यू का, ठीक है,
3 से काटोगे तो कितना आएगा 18, ठीक है। यानी P और Q को मिला के कितना मिल रहा है फर्स्ट फेज से। सेकेंड फेज में P और Q को कितना मिल रहा है देखो, आउट ऑफ 8, तो 3 मिल रहा है आउट ऑफ 8, कौन सा वैल्यू का 24 का। तो टोटल कितना परसेंट हो गया 18 प्लस 9, हाँ 27। अच्छा हम लोग को तो ये निकालने बोला ही नहीं है, हमको क्या बोला है, अरे यार पूरा ही फिर गलत हो गया, सॉरी सॉरी, मुझे लगा PQ का ओवरऑल वैल्यू निकालने बोला है। कोई नहीं, चलो निकाल देंगे। तो P को तो मिलता है 3 आउट ऑफ 12 इंटू 54, और इसको मिलता है 1 आउट ऑफ 12 इंटू 54। तो P को कितना मिल रहा है यहाँ पे 4 से देखेंगे तो 27/2 13.5, और इसको कितना मिलता है 18 और 4 4.5, ठीक है। देख लो समझ में आएगी नहीं। P को मिलता है 12 भाग का 3 भाग, कौन सा वैल्यू का 54 का। Q को मिलता है 12 भाग का 1 भाग, कौन सा वैल्यू का 54 का। जब हमने कैंसिल आउट किया तो ये 13.5 आ रहा है और ये 4.5 आ रहा है। अब यहां से तुम निकालो कि P को कितना मिल रहा है और Q को कितना मिल रहा है। P को मिल रहा है 1 आउट ऑफ 8, तो 3, और हाँ 3 और 6, ठीक है। 1 आउट ऑफ 8 ऑफ 24, तो कितना है 3, और उसको मिल रहा है 2 आउट ऑफ 8 ऑफ 24, 6। अब रेशियो जब निकालोगे तो बताओ P को टोटल कितना मिला, P को टोटल कितना मिला, 13.5 और 3, और P को इस डेसिमल का कुछ मायने है नहीं, 5 से काटेंगे तो 15 से काटेंगे तो आएगा 11, 15 से काटेंगे तो आएगा 7। हो गया, चलो नेक्स्ट। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है बट बहुत यूनिक है। एक पार्किंग स्पेस है जहां पे बाइक्स और कार्स पार्क किए हुए हैं, कुछ रेशियो दिया हुआ है। इफ द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल इज 105 plus x and 77 of them are bikes, which of the following can be the possible value of x?
चलो देखते हैं। बाइक और कार का रेशियो क्या है? y+5 इज टू y। ओके, और बाइक का नंबर कितना है बताओ, कितने बाइक्स हैं? 77 बाइक्स है, यानी इस रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है? अब बताओ, यहां पे मान लो यहां पे कुछ एक वैल्यू होता तो यहां पे ऐसा 7 होता, 7 इज इक्विवेलेंट टू 77, यानी इंटू कितना करना पड़ रहा है हम लोगों को? 11। अगर यहाँ पे 11 होता तो मैं बोलता कि 11 इज इक्विवेलेंट टू 77, तो इंटू कितना करना पड़ता? 7। और भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 77 भी हो सकता है, बट देखो यहां पे ना, यहां पे 2, 3, 4, 5 ये सब कुछ भी नंबर्स नहीं होगा जो 77 को नहीं काट सकता, क्योंकि बाइक और कार का क्वेश्चन का आंसर डेसिमल में तो नहीं निकलेगा। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि 1.5 गाड़ी का पिछवाड़ा है, सामना नहीं है, ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यानी इस क्वेश्चन में जिस तरीके का भी नंबर आंसर निकलेगा वो सारा आंसर मतलब होल नंबर्स में होगा, आई मीन नेचुरल नंबर्स में होगा, राइट। तो यहां का ये वाला रेशियो ऐसा एक रेशियो होगा जो इसको काट दे। तो क्या क्या हो सकता है इस जगह पे? 6 कैसे होगा? मतलब y के जगह पे, y के जगह नहीं, y नहीं, मैं पूरा पूछ रहा हूं। चलो एक एक करके लेते हैं, ठीक है। ये वाला पूरा, मतलब ये जो y+5 है ये पूरा 1 हो सकता है, 1 हो सकता है ना, 1 इज इक्विवेलेंट टू 77। बट अगर 1 होता है देन y का वैल्यू तो -4 निकलेगा, ये सिचुएशन होगा ही नहीं। नेक्स्ट, ये पूरा का पूरा वैल्यू 7 हो सकता है, y का वैल्यू 2 हो जाएगा, फेयर एनफ, ठीक है, 2 आ सकता है y का वैल्यू। अब देखते हैं, देखो ये अगर 7 है तो ये इंटू 11 करके 77, समझ में आ रहा है? ये अगर 7 है तो इंटू 11 करके 77, ये हिल गया क्या? ये छोटा कैसे हो गया भाई? ये अगर 7 है तो इंटू 11 करके ये 77। ओके ग्रेट। और तो ये तो 2 है तो ये 22 होगा फिर। तो बाइक 77 और कार हो जाएगा 22, तो टोटल कितना हो रहा है? बट यहां पे टोटल व्हीकल कितना है? +x, तब तो x निगेटिव में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना फिर, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ x? x एंड y या नेचुरल नंबर बोला है तो x निगेटिव कैसे होगा? नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो ये वाला जो वैल्यू है ये 105 के ऊपर जाना पड़ेगा। 105 के ऊपर मान लो 107 हो गया तो मैं बोल सकता हूँ x का वैल्यू 2 है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अच्छा, तो ये सिचुएशन भी गया। नेक्स्ट, y+5 अगर 11 है तो y का वैल्यू कितना आएगा जो तुमने पहले बोला था? तो अगर ये 11 है तो इंटू 7 करके ये 77, तो y अगर 6 है तो ये भी इंटू 7 करके 42, तो सही है। बाइक हमको मिल रहा है 77, कार मिल रहा है हमको 42, टोटल करके आ रहा है 119। अगर ये 119 आ रहा है और 105 प्लस x लिखना है तो x का वैल्यू कितना आएगा? 14। तो ये मेरा आंसर हो सकता है, होगा ही ऐसा गारंटी नहीं है। नेक्स्ट,
y प्लस 5 का वैल्यू 77 भी हो सकता है कि 77 इज इक्विवेलेंट टू 77, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तब यहां पे देखो, यहां पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 1 कैसे होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी 1, y का वैल्यू तो 72 होगा, तो y का गया कितना 77। तो अगर 77 बराबर 77 है तो 72 बराबर भी 72 होगा, तो बाई का गया 77, कार हो गया 72, तो ये टोटल कितना हो रहा है 149, जो कि 105 प्लस एक्स के फॉर्मेट में होना चाहिए, तो ये भी एक आंसर हो सकता है। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है, ये जूम आउट तो नहीं हो गया ना, ओके। तो दो आंसर निकल सकता है एक्स का एक वैल्यू 14 है और एक वैल्यू 44 है। अब क्वेश्चन मैटर करता है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देख लो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, राइट। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, देखो अगर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मस्ट बी द वैल्यू ऑफ एक्स, तो मस्ट बी द वैल्यू ऑफ एक्स बोलने से क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइन मार्क करते हैं, क्योंकि मस्ट बी द वैल्यू ऑफ एक्स यानी एक्स का फिक्स वैल्यू पूछा है, तो फिक्स वैल्यू हमको पता नहीं चल रहा है, बट यहाँ पे पूछा है व्हिच कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, कौन से वैल्यू का एक्स होने का संभावना है, तो 44 भी हो सकता है 14 भी हो सकता है, तो 14 हमको दिख रहा है तो 14 ही मार्क करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि कैन भी पूछा है ना कि क्या आपके सामने ऐसा कोई वैल्यू दिया हुआ है जो एक्स का वैल्यू हो सकता है, हाँ मेरे सामने दिया हुआ है 14 है। आज के क्लास में ही तो हमने वो सुबह को वो नहीं पढ़ा था सिलोजिज्म, उसमें बोला था ना पॉसिबिलिटी, तो वही तो फंडा है ना यहाँ पे। देखो ये एकदम इजी क्वेश्चन नहीं था क्या, इसमें तो कुछ कैलकुलेशन ही नहीं था इस क्वेश्चन में, बस एक रेशियो था एक वैल्यू था और इसी के ऊपर पूरा कहानी है। तो अगर एग्जामिनर को आपसे मेहनत करवाना है तो वो छोटा क्वेश्चन से भी करवा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी एंड डी प्ले अ बेटिंग गेम with some money in the ratio this respectively. B lost the bet and had to give k% of his money to each of them. समझो
तो बी का लॉस लेकिन सिर्फ k% नहीं है, बी का लॉस एक्चुअली 3k% है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि बी बेट हार गया तो बी को अपने पैसे में से 10 रुपए देने पड़े हर एक को। अब 10 रुपए हर एक को देने पड़े यानी टोटल कितना आ गया उससे 30 रुपए। तो यहां पे जो बोला है कि k% गया उसके पैसे में से, तो k% कितना होगा, मतलब 3k% होगा ओवरऑल। तो 2x+4 8x, और पैसा वैसा देने के बाद क्या आता है, अब देखो अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि बी को अपने पैसे में से हर एक को कुछ ना कुछ क्या एक सेम वैल्यू देना पड़ा, तो अगर मैं बोलूं कि बी को z देना पड़ रहा है हर एक को, बी हर एक को कितना दे रहा है z, तो a का वैल्यू पुराने वैल्यू से z बढ़ जाएगा, c का वैल्यू पुराने वैल्यू से z बढ़ जाएगा, d का वैल्यू पुराने वैल्यू से z बढ़ जाएगा। तो b के लिए कितना माइनस होगा फिर, ऐसा ही होगा। तो b ने z करके अपने हिस्से में से तीनों को दे दिया, तो b में से ओवरऑल 3z माइनस होगा। अब एक चीज अगर आप देखोगे कि a और c का रेशियो कैसे चेंज हो रहा है, देखो a और c का रेशियो कैसे चेंज हो रहा है। इसमें पहले कितना गैप था, 6 का गैप था, अब कितना गैप है, 12 का गैप है। अब ये गैप चेंज नहीं होना चाहिए था, ये सेम रहना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उनके साथ जो ऐड हो रहा है वैल्यू वो भी सेम अमाउंट है वो, तो इसको डिस्टर्ब करने का जरूरत नहीं है आप लोगों को, इसको आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस रेशियो इंटू 2 एंड दिस रेशियो इंटू 1, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 2:2x+4 4 16:2x, और ये हो जाएगा 7:5:19:y। ठीक है, अच्छा अब देखो तो इसमें कितना माइनस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, तो यहां पे भी 3 होना चाहिए जो कि हो रहा है, तो यहां पे भी, तो अगर इन 3 जगह में 3 ऐड हो रहा है तो यहां पे कितना माइनस होना चाहिए, हाँ 3 जगह हो रहा है ना भाई, 9 माइनस होना चाहिए। तो अगर 9 माइनस होके कोई वैल्यू 5 है, यानी पहले कितना था, 9 माइनस करके कोई वैल्यू, ये देखने का जरूरत ही नहीं है आपको, बेकार में हेडेक मत लो। मैं बोल रहा हूं 9 माइनस करके 5 आता है, तो पहले वो वैल्यू कितना था, +9 कर दो, 14 था, 14 माइनस 9 करो 5 आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, हमने क्या किया बेसिकली, हमने बी से 9 रुपए छीन लिया, छीन के 3 करके हम लोग ए सी और बी को दे रहे। ठीक है, अब आप देख लो कि आपने बी से कितना प्रतिशत पैसा छीना है, कितना छीना है, 3, 9 नहीं बोलेगा कोई, क्योंकि इस क्वेश्चन का फ्रेमिंग ऐसा है कि k% छीना और हर एक को दिया। अगर बोलता कि कुछ पैसा छीना और उसको 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया, तब मैं 9 पकड़ता। तो कुछ पैसा तो कितना पैसा, 9/14। तो यहां पे k% का वैल्यू क्या निकलेगा, देखो k% निकलेगा 3 रुपए छीना और हर एक को दिया, 3/14 इंटू 100। अब क्लास में बताया था मैंने आप लोगों को, परसेंटेज में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, 1/14 कितना होता है बताओ बच्चों,
कितना होता है 7.14, 1/14 इज 7.14, तो ये कितना होगा 3/14 है, तो 7.14 का 3 गुना होगा ना ये 21.42। चलो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें मैं ज्यादा कुछ खास टाइम नहीं देने वाला, डायरेक्ट शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को क्योंकि आसानी है ये क्वेश्चन। क्या बोला है, अ सम ऑफ रुपीज x was distributed among a b c in the ratio 7। तो आप इसको ऐसा मान सकते हो 4p 5p 7p, and the sum of rupees y was distributed among c d and e in the ratio, हाँ c d and e, c कॉमन है ध्यान रखना, मैंने लिखा नहीं है, मैं ये लिख भी देता हूं। तो ये हो जाएगा 3q 1q 10q। ओके, अब मुझे बस कंडीशन मैच करवाना है, हो गया मेरा काम। क्या कंडीशन है, पढ़ो यहां से। इफ सी गॉट 5 टाइम्स एज मच एज बी, तो बी को कितना मिला, सी गॉट 5 टाइम्स एज मच एज बी, यानी सी को जो मिला वो बी का 5 टाइम्स है, बी का 5 टाइम्स, यानी 5 इंटू बी या बी इंटू 5। तो सी को कितना मिला देख लो, 7p प्लस 7p प्लस 3q। बी को कितना मिला 5p इंटू 5, तो ये हो जाएगा 25p, 7p जाके माइनस होगा इधर से, तो कितना होगा इधर, क्लियर है ना, इधर 25p आ जाएगा, ठीक है। 5p इंटू 5 कितना आएगा 25p आ जाएगा ना, ये 7p इधर जाके माइनस, समझा नहीं, ओ ये तो हो गई ना, देखो सी को एक्चुअली दोनों बार पैसा मिला, जब इस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तब भी सी को मिला 7p, और इस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो तब भी सी को मिला इतना, और बी को तो एक ही बार मिला है, बट सी का टोटल पैसा बी का 5 गुना है, यानी सी बड़ा है, तो मल्टीप्लाई बी के साथ होगा ना, ठीक है। तो यहां पे ये 25 है, 25p है, और ये 7p उधर जाके माइनस होगा तो आएगा 18p। तो q बाई पी अगर मैं ऐसा करूं तो क्रिस क्रॉस हो गया ना, ये p नीचे आ गया, ये 3 इधर नीचे आ गया। तो q का वैल्यू 6 है, p का वैल्यू 1 है, तो p का वैल्यू 1 है, तो ये सब वैल्यूज क्या हो जाएगा 4 5 7, और q का वैल्यू अगर 6 है तो ये हो जाएगा 18 6 16। What percentage of the total distributed amount went to A? टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट कितना है, यहां पे कितना है 16, यहां पे टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है 78 84, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट कितना है 100 है। ए का परसेंटेज, ए को कितना मिला 100 में से ए को कितना मिला 4, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100।
चलो नेक्स्ट, ये पूरा अच्छा खासा मीन्स का क्वेश्चन है। गोल्ड वगैरह तो पता है 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट का होता है। अच्छा 24 कैरेट गोल्ड प्योर गोल्ड होता है ना, मतलब अगर मैं बोलूं कि प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है जिसमें कुछ भी इंप्योरिटी नहीं है, 24 कैरेट का होता है प्योर गोल्ड। 22 कैरेट जो होता है जिससे एक्चुअली हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं, क्योंकि 24 कैरेट जो प्योर गोल्ड होता है वो सॉफ्ट होता है, उससे ज्वेलरी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो ज्वेलरी जो बनता है वो 22 कैरेट से बनता है, एंड उसके नीचे वाले से तो बनता ही है, बट नॉर्मल जो गोल्ड ज्वेलरीज हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो वो सब है 22 कैरेट का ही है। ओके, तो अगर 22 कैरेट है तो ओवरऑल ओवरऑल तो वहां पे 24 कैरेट होना ही चाहिए। तो 22 कैरेट में अगर 22 कैरेट प्योर गोल्ड है तो बाकी का 2 कैरेट क्या है, इंप्योरिटी है, तो कॉपर है, जिंक है या कुछ है। तो यहां पे देखो येलो बॉक्स के अंदर है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि 18 कैरेट गोल्ड का मतलब है 18 कैरेट गोल्ड प्लस 6 कैरेट कॉपर। 22 कैरेट गोल्ड का मतलब है 22 कैरेट गोल्ड प्लस 2 कैरेट कॉपर, और 24 कैरेट गोल्ड का मतलब है प्योर गोल्ड, वहां पे कॉपर है 0, ठीक है। तो यहां पे तो ये जगह नहीं होगा। अच्छा चलो पहले समझ लेते हैं, क्वेश्चन तो हमने पढ़ा नहीं है अभी तक ओवरऑल। तो यहाँ पे गोल्ड और कॉपर का कुछ एक अगर मैं रेशियो, मतलब रेशियो क्या, कंपैरिजन लिखूं तो 24 कैरेट में ये होगा, 18 से लिखता हूं, 18 कैरेट में ये होगा 18 और 6, 22 कैरेट में ये होगा 22 और 2, 24 कैरेट में ये होगा 24 और 0। तो ये मीन कर रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व तो करना ही है हमको, कॉपी कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द नंबर ऑफ 22 कैरेट, अच्छा वो गोल्ड कॉइन्स बनाता है, ये इंसान गोल्ड कॉइन्स बनाता है 3 वैरायटी का, ठीक है। द नंबर ऑफ 22 कैरेट and 18 carat gold coins are in the ratio 3:8. If the total quantity of copper used by him is 22.5% of the total gold used, what was the ratio of number of 24 carat gold coins to the 22 carat gold coins? ठीक है। अच्छा देखो उसने ओवरऑल गोल्ड कितना यूज किया है, सॉरी ओवरऑल कॉपर कितना यूज किया है, 22.5%, किसका, देन 22.5% ऑफ 22.5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड के साथ कंपैरिजन हो रहा है, और जो कंपैरिजन होता है वो हमेशा कहां रहता है, नीचे रहता है, डिनोमिनेटर में रहता है। तो 45% मतलब आना चाहिए आप लोगों को, 45% होता है 9/20, ठीक है, 45% होता है 9/20, और ये 45 का आधा है तो ये होगा 9/40। तो अगर ये कॉपर है तो ये है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। गोल्ड कॉपर एकदम नीचे मैं लिख के रखता हूं कि गोल्ड और कॉपर का रेशियो कितना आना चाहिए, 40:9। पहले देखते हैं 18 कैरेट, फिर देखेंगे 22 कैरेट, फिर देखेंगे 24 कैरेट। 18 कैरेट में आता है भाई 18 और 6, 22 कैरेट में आता है 22 और 2, और इसमें आता है 24 और 0। अच्छा 18 कैरेट का कॉइन्स और 22 कैरेट का कॉइन्स का रेशियो क्या था, 3:8। तो यानी ये अगर 3 कॉइन में बनाता हूं तो ये कितना कॉइन बनाता हूं, 8, ठीक है। अरे फिर से चला गया। ओके तो देखो ये तो एक कॉइन का हिसाब किताब है ना, तो 3 कॉइन के लिए, अच्छा उल्टा लिखा शायद मैंने,
एक बार देखिए, द नंबर ऑफ 22 कैरेट टू 18 कैरेट इज 3:8। हाँ, तो 22 कैरेट टू 18 कैरेट ना। अच्छा, ये तो एक कॉइन का हिसाब किताब है, समझ में आ रहा है सब लोगों को? ठीक है, एक कॉइन का हिसाब किताब है। तो 8 कॉइन का तो ये सब कुछ इंटू 8 हो जाएगा। 3 कॉइन का तो इंटू 3 हो जाएगा। अब देखो, ये वाला हिसाब मिलना टफ है क्योंकि मुझे ये नहीं पता। ये वाला हिसाब मिल सकता है मुझे। कितना हो रहा है टोटल? आ रहा है 54। अब देखो 9 रेशियो अगर 54 है, यानी इंटू क्या किया गया है? 6। तो 40 रेशियो का वैल्यू क्या होगा बता सकते हो? पूरा का पूरा गोल्ड और पूरा का पूरा कॉपर का रेशियो 40:9 है। ठीक है, 40 डिवाइड क्यों बेटा? इंटू होगा ना, इधर इंटू हुआ तो। ठीक है, ओके। तो अगर 9 रेशियो 54 है तो इंटू 6 हो रहा है, तो 40 रेशियो भी कितना होगा? अब देखो, ये दोनों मिला के कितना गोल्ड आ चुका है? 18 इंटू 8 144, 22 इंटू 6 22 इंटू 3 66, 144 और 66 210। 210 गोल्ड तो यहीं पे आ चुका है। तो बाकी का गोल्ड कहां से आएगा? कितना आएगा? 30। अब कब आएगा बताओ? अब बात यहां पे मजा आएगा ना। इंटू क्या करूं मैं? यही तो हुआ ना, 18 इंटू 8 और 22 इंटू 3, इन दोनों को जोड़ के 210 आया। तो 24 इंटू समथिंग करके तो 30 आना चाहिए ना। तो सोचो क्या होगा? आ रहा है कुछ दिमाग में? नहीं आ रहा है ना दिमाग में? नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्ट मल्टीपल थोड़ी है। अब तुम लोग के लिए आसान क्या होता बताया? अगर मैं बोलता 48 आता है, 24 इंटू कितना करने पे 48 आता है? 2। ये तुम लोग के लिए आसान है फिर। तो अगर दिमाग में आ जाता है 5/4 सही है, नहीं आता है करके देख लो। 24 इंटू कितना करने पे 30 आएगा? 24 नीचे लेके आ जाओ। बहुत सिंपल है, एग्जाम में रुके नहीं रहना है। 6 से काटो 4 आएगा, 6 से काटो 5 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क कितना है? 5/4। 5/4। तो अगर मैं यहां पे 5/4 रख रहा हूं, यानी जरूर इसका रेशियो 5/4 होता, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि उसका रेशियो 3 था। मैंने यहाँ पे 8 क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि उसका रेशियो 8 था। तो यहाँ पे 5/4 मल्टीप्लाई हुआ है, यानी इसका रेशियो 5/4 है। अब हमको क्या निकालने बोला था? What was the ratio of the number of 24 karat gold coins to the number of 22 karat gold coins? तो 24 कैरेट गोल्ड कॉइन्स इज टू 22 कैरेट कॉइन्स। तो 24 का कितना है? 5/4 इज टू 3। 4 से मल्टीप्लाई कर दो एक, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/4 में तो 4 कट जाएगा और 3 के साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये भी आसान है, देखने में बड़ा लग रहा है बट एक्चुअली में आसान है। चलो थोड़ा टाइम दे देते हैं। इन ए विलेज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स टू टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इज 2:15। लिखो इसको, लिखो 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 जल्दी। टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स है। तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हारा साथ वाला तो इतना अच्छे से सॉल्व कर रहा है।
ऐसे लिखो ना, M नीचे L, ML यानी मेल लिटरेट वाले इज टू F, क्या आएगा 2:, हाँ, एंड द रेशियो ऑफ इलिटरेट फीमेल यानी F लिख के साइड में IL इलिटरेट इज टू द टोटल नंबर ऑफ मेल्स। चलो करते हैं। मेल लिटरेट टू फीमेल आ जाएगा 2:15, और फीमेल इलिटरेट टू मेल ये कितना है 5:24। अब ये दोनों लेकिन अलग रेशियोज है, ठीक है। अब क्या बोला है, इफ द परसेंटेज ऑफ लिटरेट मेल्स इज सेम एज द परसेंटेज ऑफ इलिटरेट फीमेल्स, यानी मेल्स में से जितने मेल्स, हाँ मेल्स में से जितने लिटरेट हैं, तो टोटल मेल्स कितना है, उसमें से कितने लिटरेट हैं 2, तो इसका एक परसेंटेज आएगा कि नहीं, हाँ आएगा, वेरी गुड, आता है तुमको, ठीक है, ओके। और इलिटरेट फीमेल, इसका भी परसेंटेज आएगा, हाँ तुम बताओ परसेंटेज आएगा कि नहीं इसका, तो इलिटरेट फीमेल कितने हैं 5 आउट ऑफ 15, इसका भी एक परसेंटेज आएगा, वो दोनों परसेंटेज सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत लोगों को आप में से ये डाउट हो रहा होगा कि ये तो अलग अलग नंबर से फिर इसका परसेंटेज ऐसे सेम कैसे आएगा, जरूर बात सही है, डाउट भी सही है, ये दोनों अलग अलग रेशियो भी है, हम यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, हमको इसको ऐसे भी तो लेना पड़ेगा ना, सिर्फ ये सब सिर्फ नंबर लेके हम लोग नहीं कर सकते भाई, ये समझो, ये ओरिजिनल वैल्यूज थोड़ी ना है, ये ओरिजिनल वैल्यूज नहीं है ना, ये तो सिंपल नंबर मतलब रेशियो है ये, और अलग अलग रेशियो है, तो एक के साथ x लेना पड़ेगा, दूसरे के साथ y लेना पड़ेगा। अब आप लो लिटरेट मेल लिटरेट का परसेंटेज इज इक्वल टू फीमेल इलिटरेट का परसेंटेज, ठीक है। रुको इसको ना साइड में करते हैं, तो मेल लिटरेट का परसेंटेज बताओ, मेल लिटरेट कितना है 2x आउट ऑफ, इंटू 100 लिखने से लिखो, नहीं लिखने से नहीं, क्योंकि दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। फीमेल इलिटरेट बताओ, तुम बताओ क्या होगा, ये भी नहीं आ रहा है तुमको, 5y, क्या हुआ मैंने डाटा उसको, तुम क्यों डर गए, 5y आउट ऑफ 15x इंटू 100, ठीक है, कट जाएगा। एक चीज समझो, हाँ देखो 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 इधर, हाँ सब लोग कैलकुलेशन देख लो, फिर बाद में पूछते रहोगे नहीं तो, ठीक है। x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, y नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 5, 2 इंटू 15, तो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 4/1, रूट ओवर ले लेंगे तो x बाई वाई कितना आ जाएगा 2/1, तो x का वैल्यू 2 है, यानी ये होगा 4 और 30, हुआ y का वैल्यू 1 है, तो ये 5 और 24 ही रहेगा। अब बताओ क्या निकालना है आप लोगों को, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, पहले लिख लो, हाँ हमेशा ये चीज लिख लेना, इस टू क्या क्या इलिटरेट, तो लिटरेट फीमेल कितना है बताओ तो, फीमेल कितना है, इलिटरेट फीमेल कितना है, तो लिटरेट फीमेल कितना है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे क्या क्या आएगा, हाँ माने
टोटल इलिटरेट आएगा, राइट? हाँ, टोटल इलिटरेट अगर आएगा, सुन लो सब लोग, टोटल इलिटरेट आएगा तो इसमें मेल का भी इलिटरेट काउंट होगा और फीमेल का भी इलिटरेट काउंट होगा। फीमेल का इलिटरेट ऑलरेडी हमारे पास है 5, मेल है टोटल 24, उसमें से लिटरेट है 4, तो इलिटरेट 20, और 20 और 5 ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने आई गेस क्लास नंबर 5-6 में थोड़ा बहुत किया होगा, ठीक है। क्लास 5-6 में नहीं, आई मीन बचपन वाला नहीं बोल रहा हूँ, रेशियो के क्लास 5 और 6 में हमने किया था ऐसे क्वेश्चंस की जो पैसा वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो उसका ये बेस्ट एग्जांपल है, मतलब बेस्टेस्ट क्वेश्चन है, हालांकि ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। तो बिकॉज इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, देन आपको 2 आंसर भी निकालना है, जैसा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, कॉमा देके 2 आंसर निकालना है आपको, देन परसेंटेज भी अच्छा खासा यूज हुआ है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं आराम से, पहले थोड़ा समझते हैं क्या बोला है। माया गेव 25% ऑफ हर सैलरी टू हर मदर, यानी अगर मैं 100% पकड़ता हूं तो उसने 24% तो अपने मम्मी को दे दिया, तो बचा उसके पास कितना, 75% बचा। उस 75% में से G% उसने अलग कर दिया और उस G% को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और बाकी और कुछ रख दिया फ्रॉम द लेफ्ट, और जो बाकी जितना रखा उसमें से भी 8.33% उसने फिर से R को दे दिया, और R को देने से क्या हुआ कि R के पास पहले भी तो डिस्ट्रीब्यूशन करके पैसा मिला था R को, तो R का पैसा 44.44% इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग इसको 100% करके सॉल्व करते हैं, मतलब 100x लेके सॉल्व करते हैं, मान लो 100x, तो उसने अपने मम्मी को कितना दिया, 25x, तो उसके पास कितना बचा भाई, 75x, ठीक है। अब इस 75x में से G%, अब ये G% कितना है, 20x है, 25x है, 30x है, नहीं पता, ये G% वैल्यू PQR के पास जाएगा। अब ये जितना भी लेफ्ट आउट वैल्यू है, मैंने इसको एट द रेट मान लिया, इस लेफ्ट आउट वैल्यू को मैंने क्या मान लिया, एट द रेट मान लिया। ये जो लेफ्ट आउट वैल्यू है, इस लेफ्ट आउट वैल्यू का यहां पे करता हूं, इस लेफ्ट आउट वैल्यू का मैंने 1/12 लिया और किसको दे दिया, R को दे दिया। ये देने से हुआ क्या, ये देने से हुआ क्या, ये देने से R के पास ऑलरेडी जो पैसा था वो 44.44% इंक्रीज हो गया। तो 44.44% कितना होता है भाई, यानी R के पास पहले 9 था, अब कितना मैं दे रहा हूं R को, 4 दे रहा हूं, 4 इंक्रीज कर रहा हूं, तो उसके पास कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। तो यानी R के पास पहले 9 था, और अगर R के पास 9 था तो इन दोनों के पास भी जरूर 9 रहा होगा, क्योंकि यहां पे बोला था G% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी इक्वली अमॉन्ग हर 3 चिल्ड्रन PQR। अच्छा, और ये करने के बाद जो भी बचा उसका 1/12 मैंने R को दिया, तो मैंने R को एक्चुअली में कितना दिया, मैंने 4 दिया ना, मैंने 13 नहीं दिया, ये समझो, मैंने तो 4 ही दिया उसको बाद में, पहले उसके पास कितना था, 9, मैंने उसको 1/12 दिया, एंड 1/12 इज व्हाट, 4, तो उसके बाद जाके कितना बन गया, 13 बन गया।
तो यानी ये वाला वैल्यू कितना है, तो एट द रेट का वैल्यू कितना निकल के यहाँ, ठीक है। यानी ये जो वैल्यू है ये 48x है, तो आप खुद हिसाब लगा लो, 75x माइनस 48x 8.33 से आया, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, सब लोग आराम से सुन लो। माया के पास 100x पैसा था, ठीक है, तो उसने अपने मम्मी को 25x दिया, यानी 25% दिया, 75% उसके पास बच गया। 75% का कुछ हिस्सा बोले तो G%, उसने क्या किया, अलग करके रखा, किसको देने के लिए, अपने 3 बच्चों को इक्वली बांटने के लिए, राइट। अब बांटने के बाद और भी जो पैसा है वो ऐसे उसने रख दिया। अब उसका जो ये वाला बेटा है या चिल्ड्रन है, ये थोड़ा लालची है, ये जाके यहां से भी हिस्सा मांग रहा है, तो तंग होके माया ने क्या किया, यहां में से 1/12 इसको दे दिया। अब इसको जब 1/12 दिया तो ये देखा गया कि इसके पास ऑलरेडी जितना पैसा था वो 44.4% से बढ़ चुका है, तो 44.44% कितना होता है, 4/9 होता है, यानी 9 पे 4 बढ़ चुका है। और ये एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ पार्ट कहां से आया, यहां से आया, क्योंकि मैंने इसका 1/12 उसको दिया है, तो इसका 1/12 है 4, तो ये पूरा हिस्सा कितना है, 48 है, ठीक है। ये पूरा हिस्सा 48 है, तभी तो इसका 12 से करने से 4 होता है, और ये 4 इसको दे देंगे तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 13। ऐसा हिसाब किताब हो रहा है, समझ में आ रहा है ना हिसाब किताब क्या हो रहा है। अब देखो ये अगर 48x है तो 75 में से माइनस कर देंगे तो ये कितना होगा, 27, तो सिंपल सा बात है, ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है। What percentage of the salary did she give to P and also find the value of G, ठीक है। तो P को कितना मिला, 9 आउट ऑफ 100। क्यों बोला है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द सैलरी, सैलरी का कितना हिस्सा मिल रहा है, तो 9 आउट ऑफ 100 इंटू 100 तो क्या होगा, 9% होगा। अच्छा, अब G36 में निकाल के बता देता हूं, ये जो G% है ये कहां से स्प्लिट हो रहा है, हाँ, तो G का वैल्यू कितना है, 27, x छोड़ दो, आउट ऑफ 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 3 से 9 बार, 9 चौक 36, ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलो एक आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से वो वाला पार्ट भी रिवाइज हो जाएगा जो मैं हर क्लास में बीच बीच में बताता रहता हूं कि परसेंटेज को वेरिएबल में लिखने का तरीका। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि किसी भी चीज का दाम 20% इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ, अटक गया क्या रिकॉर्डिंग, ओके। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि किसी भी चीज को 20% इंक्रीज करके बताओ, तो आप लोग क्या बोलोगे, 120%, क्योंकि कोई भी चीज, जैसे इस पेन का दाम 20% बढ़ गया है, तो अभी कितना हो गया है, 120%, क्योंकि पहले से इस पेन का दाम जो था उसको मैं क्या पकड़ूंगा, 100%। अब इस पे 20% का बढ़ोतरी हुआ है, तो अब कितना दाम हो गया, 120%। बट यही चीज स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं जब वेरिएबल आ जाता है, इसीलिए मैंने लास्ट क्वेश्चन ये रखा हुआ, द वेट ऑफ अर्जुन इज 4s% मोर देन द वेट ऑफ कपिल। अब मान लो यहां पे अगर 40 होता तो आप बोलते कि अर्जुन का वेट जो है 40% ज्यादा है, यानी कितना परसेंट है, 140% है, किसका, कपिल का। वही बोला है ना, 40% मोर देन द वेट ऑफ कपिल, तो कपिल के वेट को आप 100% मान लो एंड उस पे और 40% बढ़ा दो तो 140% ऑफ कपिल हो जाएगा, राइट। बट अभी इसको तो हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे ना, अभी यहाँ पे 4s% है, तो बताओ कैसे लिखेंगे, ऑफ कपिल, ऑफ लिखने का जरूरत नहीं है, इनटू हुज वेट, यानी कपिल का वेट इज s% मोर देन द वेट ऑफ सुनील।
कपिल का वेट इज S% more than the weight of सुनील। कपिल का वेट इज S% मोर, यानी 100 प्लस S% ऑफ सुनील। ठीक है, अब देख लो और क्या क्या आ रहा है। इफ अर्जुन वेज 2.5 टाइम्स एज मच एज सुनील, यानी अर्जुन का वेट अगर 2.5 टाइम्स है किसके वेट का? सुनील के वेट का। तो हम लोग एक बार अर्जुन बाई सुनील निकाल लेते हैं। अर्जुन बाई सुनील 5/2 होगा, देख लो 2.5 है तो उसको मैंने फ्रैक्शन में लिख लिया है 5/2। क्लियर है इतना? अब अर्जुन का वेट तो है ना मेरे पास, देखो सब लोग, अर्जुन का वेट है कि नहीं मेरे पास? ये है ना, बैठा दो यहाँ पे। 100 प्लस 4s% इंटू के डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 5/2। सुनील का वेट है क्या मेरे पास? नहीं है ना, तो ये कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, इसको इस पार्ट को नीचे लेके चला जाओ। के बाई आ गया सुनील का वेट, के बाई अब देखो के और के कट जाएगा, के और के कट जाएगा, ये पूरा ऊपर जाएगा, क्या होगा देख लो आराम से, देखो हाँ ये वाला स्टेप 100 प्लस 4s, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे क्या डालेंगे 100, इनटू ये वाला जब ऊपर जाएगा 100 प्लस s, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे क्या डालेंगे 100। ठीक है, 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा 10,000, 10,000 हो जाएगा। 10,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। 50,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 25,000। ये वाला स्टेप मैं इधर कर रहा हूं, तो मेरा इक्वेशन क्या निकल गया 100 प्लस 4s इंटू 100 प्लस s इज इक्वल टू 25,000। अब देखो वैसे भी आप लोगों का क्वाड्रेटिक तो पूरा हुआ नहीं है आप लोगों के बैच में, तो क्वाड्रेटिक से सॉल्व करने का कुछ फायदा नहीं है, और वैसे भी क्वाड्रेटिक अगर आप लोगों को आता भी है तब भी उससे सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है। आपको एस का वैल्यू निकाला है, ऑप्शंस दिया, ऑप्शन बैठा बैठा के करो। जैसे 50 बैठाना है हम लोग को, 50 बैठाया है यहाँ पे, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। यहाँ पे 50 बैठाया तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो 150 और 300 कभी भी 25,000 आएगा क्या? नहीं आएगा, 50 कौन है। 75 बैठाओगे तो 175 हो जाएगा, 75 बैठाओगे तो 300 एक 400, 400 इंटू 175, 25,000 कभी भी नहीं आएगा। 25 बैठाओगे तो क्या आएगा 125, 25 से हो जाएगा, 25 बैठाओगे तो 125, 25 बैठाओगे तो 100 हो गया ना। 125 इंटू 2 कितना होता है 250 होता है, और 2 जीरोस। ठीक है, ठीक है। सो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्लास नंबर 8 में। थैंक यू एवरीवन।